डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी चर्चा नेक्स्ट वीडियो से थोड़ा सा आगे लेके आते हैं और हमारी हेडिंग है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कोई पॉइंट होगा जो निरक्ष पे होगा और निरक्ष की स्थिति ये समझ लें कि आपको मैंने कल अक्ष बताए थे एक्स वाई जेड। मतलब यदि कोई चीज यक्ष पर है तो उसके सापेक्ष कोई चीज यदि वाई या जेड पे है तो वो उसका निरक्ष होगा। यदि कोई वाई पे है तो यक्ष जेड पे कोई वस्तु होगी तो वो उसका निरक्ष होगा। मतलब ये है बेटा कि एक अक्ष को छोड़ करके यदि हमारे सापेक्ष कोई दूसरी वस्तु दूसरे अक्ष पे स्थित है तो मतलब ये है कि वो हमारे निरक्ष पे स्थित है। हमें देखना है विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, मतलब विद्युत द्विध्रुव बनाना है पहले और उसकी निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है। तो मान लेते हैं कि ये हमारा ए बी कोई विद्युत द्विध्रुव है जिसके ए सिरे पर -q और बी सिरे पर +q आवेश रखा हुआ है और इसके मिड पॉइंट से निरक्ष पे मतलब y अक्ष पे r दूरी पर, कितनी दूरी पर, r दूरी पर कोई आपका एक पॉइंट है जिसका नाम है P। वहां पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। क्लियर? ये O से P तक आपकी दूरी है r। अब हम मान लेते हैं कि +q यहां पर अपना कुछ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा तो ये आपका +q का विद्युत क्षेत्र होगा। और बेटा जैसा कि आपको क्लियर है कि किसी भी पॉइंट पर प्लस के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो उस बिंदु से बाहर की तरफ होती है। तो +q के कारण यदि हम मान लें कि हमारी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 तो कोई दिक्कत किसी को। अब इसके बाद हमको -q के कारण देखना है। तो अब -q से हम इस पॉइंट को मिलाएंगे और आपको पता है कि माइनस आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E2 अंदर की तरफ होगी। तो बेटा वहां पे हमने देखा था एक ही अक्ष पे E1 और E2 पड़ रहे थे। अब यहां पर E1 किसी अलग डायरेक्शन पे है, E2 किसी अलग डायरेक्शन पे है। तो इनको हम तभी जोड़ पाएंगे जब इनका परिणामी हमको प्राप्त होगा। कि परिणामी प्राप्त होगा और परिणामी प्राप्त करने के लिए हमको करना यह होगा कि E1 का भी मैग्नीट्यूड हमको या तो x अक्ष पे मिल जाए या तो y अक्ष पे मिल जाए। ऐसे ही E2 का जो मैग्नीट्यूड है वो हमको x अक्ष पे मिल जाए या y अक्ष पे मिल जाए। और जब एंगुलर पोजीशन पे भी कोई चीज होती है तो आपकी उसकी वैल्यू दोनों अक्षों पे आपको मिल जाएगी, x अक्ष पे भी मिल जाएगी, y अक्ष पे भी मिल जाएगी। तो बस उसके लिए आपको करना क्या होगा बेटा कि आप यहां पर इसी के समांतर एक अक्ष ड्रॉ करोगे। ये अक्ष आपने ड्रॉ किया और पहले आप यहां से मान लोगे कि ये कोण यहां से थीटा बन रहा है तो ये E1 भी आपका इस अक्ष के साथ थीटा कोण बनाएगा। ये आपकी इसकी इधर आधार दिशा होगी और ऊपर, क्योंकि E1 आपका बेटा ऊपर जा रहा है तो इसकी ऊर्ध्व दिशा आपको ऊपर प्राप्त होगी। और कक्षा 11 में सदिश विश्लेषण पे हम जानते हैं, यदि नहीं जानते तो मेरी बात याद रखिए कि यदि किसी सदिश राशि का वियोजन आप उसके घटकों पे कर रहे हो तो जो थीटा के पास अक्ष होता है वो कॉस में वियोजित होता है और जो थीटा से दूर होता है वो साइन में वियोजित होता है। तो इसका ये घटक आपका इधर E1 cos थीटा हो जाएगा क्योंकि जो थीटा के पास होता है वो कॉस होता है। इतनी बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत? अब बेटा अगर बात मैं ये करूं कि जैसे E1 के लिए तो अब इधर E1 ऊपर की तरफ आपका साइन हो जाएगा क्योंकि ये आपका इधर वियोजित हुआ है, ये ऊपर वियोजित हुआ है क्योंकि E1 आपका ऊपर जा रहा है। E2 कहां आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो अगर बेटा जैसे यहां पे हमने थीटा माना कि ये आपका थीटा बना रहा है अक्ष से, तो अगर मान ले कि यहां से भी थीटा बन रहा है
तो ये समांतर हो जाएगा, तो बेटा ये वाला इसका एकांतर कोण नहीं हो जाएगा क्या? तो मतलब ये भी थीटा हो जाएगा। अब थीटा के सापेक्ष यही वाला अक्ष E2 के लिए भी पास में है, तो E2 के लिए भी बेटा जो आपका थीटा के पास होगा वही कास होगा, तो ये आपका E2 cos थीटा हो जाएगा। और ये वाला अक्ष क्योंकि अब नीचे आ रहे हैं तो इसका जो ऊर्ध्व घटक है वो नीचे वियोजित होगा, तो ये आपका इधर ये जो है आपको ये मिल जाएगा E2 sin थीटा। दैट्स क्लियर, इतनी बात क्लियर हो गई। अब अगर इनको ध्यान से देखा जाए तो हमें पता है कि विद्युत द्विध्रुव के बीच में 2l की दूरी होती है, और मिड पॉइंट से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो यल और यल नहीं बचेगा क्या? इस पॉइंट को हम O मान लेते हैं। ये बीच की दूरी R है, ये यल है, ये R है, तो ये एक दूसरे के सर्वांग सम त्रिभुज होंगे, और जब सर्वांग सम होंगे तो कुल मिलाकर के माइनस Q का प्रभाव उतना ही होगा जितना प्लस Q का प्रभाव होगा, बस विपरीत दिशा में होगा। तो आपका पहले आवेश के कारण ये ऊर्ध्व घटक और ये बेटा आपका E2 घटक एक दूसरे को निरस्त कर देगा, क्योंकि आपका परिणामी जो है वो सेम है, E1 mod of E1 इक्वल टू mod of E2। तो इतनी बात आपको हो गई होगी क्लियर। अगर ना क्लियर हुई हो तो उसके लिए हम यहाँ पे एक फिगर फिर से देखते हैं। यहाँ पे आपका ये फिगर इस तरीके से ड्रॉ होगा, ये E1 की दिशा होगी, ये आपकी E2 की दिशा होगी, यहाँ पर आपने पॉइंट माना था P, जब प्लस Q के कारण जाओगे तो आपको इस अक्ष के ऊपर थीटा मिलेगा इस जगह पे, और अगर माइनस Q के कारण आओगे तो यहाँ थीटा मिलेगा। ये E1 cos थीटा, E1 प्लस E2 cos थीटा, ये आपकी E1 की दिशा है, ये E2 की दिशा है, और ये आपका ऊर्ध्वाधर घटक जो थे ये E1 cos साइन थीटा, और ये आपका E2 साइन थीटा विपरीत दिशा में है, एक दूसरे को कर देंगे वियोजित। क्लियर? तो अब यहां पर आप लिखोगे, सबसे पहले अब हमारा काम ये है कि cos थीटा आया है तो इस cos थीटा का ही आकलन किया जाए कि ये cos थीटा हमको कहां से मिलेगा। तो चाहे इस त्रिभुज में cos थीटा लगा दो या इस त्रिभुज में cos थीटा लगा दो, आपको यहां पे करना ये होगा कि हम चलेंगे सबसे पहले त्रिभुज, ये P पॉइंट मानिएगा, APO तथा त्रिभुज BPO में। इतनी बात क्लियर? पाइथागोरस प्रमेय लगेगी, कर्ण का स्क्वायर मतलब AP स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर मतलब AO स्क्वायर, और इसके बाद लंब का स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। तो AP स्क्वायर इक्वल टू बेटा आपका आएगा, ये आपका AO मतलब यल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो अगर अंडर रूट पे लिख लें तो AP बराबर R को पहले लिख लेते हैं, R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, कोई दिक्कत? इसी प्रकार त्रिभुज BPO में जब आप पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो आपकी BP की वैल्यू भी अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर आ जाएगी। अब यहां पर हम लगे हाथ किसी भी त्रिभुज से cos थीटा का मान निकाल लेते हैं। तो cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार इसमें अगर आओगे तो आपका बनेगा AO, कर्ण बनेगा AP। तो यहां पर cos थीटा की जो वैल्यू आएगी ये यल अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर आएगी। इतनी बात क्लियर सभी को? कोई दिक्कत? ये आपके AP, ये BP लिखे हुए हैं, इसको हम R1 के बराबर मान लेते हैं, इसको R2 के बराबर मान लेते हैं। और अब चलते हैं हम परिणामी विद्युत क्षेत्र के लिए बिंदु P पर। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्लियर? अब इसको हम यहां पर E मानेंगे, और तुम्हें क्लियर है कि ये हमारे पास अमाउंट है क्योंकि ये एक दूसरे को कर चुके हैं निरस्त। तो E इक्वल टू आपका बनेगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। इतनी बात क्लियर होगी सभी को?
अब अगर बेटा यहां पर आप इस तरीके से करना चाहो तो E1 धन E2 और cos थीटा बाहर भी तो लिख सकते हो, लिख लिया। इसके बाद अब E इक्वल टू E1 मान लेते हैं प्लस Q के कारण है, प्लस Q के कारण ही आपने E1 माना था, तो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, Q आपका प्लस है, अपान में यहां से यहां तक की दूरी मतलब BP, और BP को आपने इस तरीके से यहां पे रखो, BP को आपने माना है R1 और AP को माना है R2, तो यहां पर हो जाएगा R1 स्क्वायर। इसी तरीके से E2 परिमाण से आपको लेना देना नहीं है माइनस Q के, क्योंकि सॉरी परिमाण से ही लेना देना है, दिशा से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि दिशा बताने के लिए ये थीटा E वगैरह लगे हुए हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, इसका परिमाण भी Q और इसकी जगह R2 स्क्वायर, और cos थीटा की वैल्यू हम पुटअप कर देते हैं L/√R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इतनी बात क्लियर। अब E इक्वल टू यहां पर बड़े ब्रैकेट में 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q/R1 स्क्वायर का मतलब है एक तरीके से BP का स्क्वायर। तो जब BP का स्क्वायर करोगे, BP की वैल्यू √R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर है, तो √ इसका बेटा खत्म हो जाएगा और यहां पर बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। सॉरी, R1 स्क्वायर का मतलब हो गया आपका ये √ हट जाएगा, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ये बचेगा। अब यहां पर आप करोगे तो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q/, यही सेम वैल्यू बेटा R2 की होगी जब AP स्क्वायर करोगे, तो कुल मिलाकर के R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आपको यहां पर भी मिल जाएगा। तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये ब्रैकेट कर दीजिए बंद, और L/, इसको हम लिख लेते हैं R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। कोई दिक्कत? अब देखो बेटा ये चीज भी वही है, ये चीज भी वही है, तो एक तरीके से दो बार लिखी है, तो अंश अंश जुड़ेंगे तो Q प्लस Q आपका 2Q हो जाएगा, तो आपका बचेगा 2Q/4 पाई अपसाइलन नॉट, और ये बचेगा बेटा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसके साथ ये चीज लगी है L/R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। अगर देखें बेटा ऊपर 2QL हो जाएगा, हो जाएगा, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1 है, ये R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2 है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, 1 प्लस 1/2 आपका हो जाएगा 3/2, तो ऊपर हो जाएगा 2QL/4 पाई अपसाइलन नॉट, ब्रैकेट के अंदर R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से हम जानते हैं P बराबर होता है 2QL, अतः इसको ब्रैकेट में कर दें, E इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, ये 2QL को आपने कर दिया P, यहां पर बचेगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। अब आपको काम ये करना है कि यदि L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो L स्क्वायर के टर्म नगण्य मानकर छोड़ने पर, तो यहां पर आपके पास बचेगा E इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट P, L स्क्वायर की वैल्यू खत्म हो जाएगी, R स्क्वायर की घात 3/2, 2 से 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो कुल मिलाकर के इसको यहाँ पे हम इस तरीके से देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा फार्मूला निकल के आ गया E इक्वल टू 1/4 पाई अपसाइलन नॉट P/R³। ये है आपका विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इक्वाटोरियल पॉइंट। क्लियर हो गई बात? थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है, ज़्यादा कुछ नहीं समझना है,
सबसे पहले हमको करना ये है कि हमें पता है प्लस क्यू के कारण बाहर की ओर, माइनस क्यू के कारण अंदर की ओर। एक बार इस पर थीटा लगा करके इसके घटक देखेंगे तो E1 cos थीटा और E1 sin थीटा मिलेंगे। उसके बाद यहाँ से थीटा लगाकर दूसरे वाले के घटक देखेंगे क्योंकि ये अंतर की ओर है, E2 cos थीटा और E2 sin थीटा मिले। E1 sin थीटा, E2 sin थीटा अपोजिट डायरेक्शन पे हैं, सेम दूरी पे हैं, सेम परिमाण के हैं, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा को कर देगा निरस्त। तो केवल तुम्हारे पास बचा है परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। तो अब जब cos थीटा लगा है तो सबसे पहले हमारा लक्ष्य था cos थीटा को निकालना। तो कहीं पर भी थीटा लेकर के हमने cos की वैल्यू निकाल ली, तो cos थीटा बराबर आ गया L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अगर देखा जाए तो माइनस क्यू से आपका जो ये P है ये आपका स्थित है इतनी दूरी, मतलब AP दूरी पे। तो AP को हमने R2 मान लिया, पाइथागोरस प्रमेय से AP की वैल्यू निकाली जिसको R2 काउंट करा दिया। ऐसे ही प्लस Q से जो P है वो BP दूरी पर है, पाइथागोरस प्रमेय लगा करके BP का मान भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर काउंट करा दिया और इसको R1 मान लिया। मतलब माइनस Q R2 दूरी पर प्लस Q R1 दूरी पर। परिणामी विद्युत क्षेत्र हमको मिल चुका है E इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। cos थीटा कॉमन है तो हमने किया क्या, E1 प्लस E2 बाहर कर दिया cos थीटा। अब आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता है किसी बिंदु आवेश के कारण कि E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R स्क्वायर। तो Q की जगह पर आपका Q ही है, परिमाण के साथ ही केवल लेंगे Q को, क्योंकि दिशा बताने का काम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का है, जो आपने इनके मान दिशा का निर्धारण करके ही निकालने हैं। इसलिए Q केवल परिमाण रूप में ही शामिल होगा। जब विभव वाले चैप्टर पे बात करेंगे तो वहां पर Q आपका चिन्ह सहित शामिल होगा। तो E1 प्लस E2 cos थीटा आपका हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R1 स्क्वायर। ऐसे ही E2 हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R2 स्क्वायर। R1 स्क्वायर की वैल्यू BP के बराबर है और ये आपका R2 जो है वो AP के बराबर है। तो स्क्वायर के साथ मान रखे तो अंडर रूट खत्म हो गया दोनों का, तो R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यहाँ पर भी R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। सेम वैल्यू ये और ये सेम है, तो इसलिए आपने इनको जोड़ के जब लिखा तो 2Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हुआ। और यहाँ पर आपका जो है ये cos थीटा की वैल्यू लिखी है L अपान अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर को आपने लिख दिया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 1/2। यहाँ पर ब्रैकेट में घात 1 लगाई, यहाँ पर 1/2 है, बेस सेम है, घातें गुणा में ऐड हो जाती हैं, तो 1 में 1/2 जोड़ा बन गया 3/2। तो 2QL अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की घात 3/2। पीछे हम पढ़ के आए विद्युत द्विध्रुव को कि आघूर्ण जो उसका होता है P इक्वल टू 2QL होता है। तो इस 2QL की जगह पे हमने P पुटअप किया, तो हमने इसको क्लासिकल ढंग से थोड़ा सा लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। अगर L जो है वो R की तुलना में बहुत छोटा होगा तो L स्क्वायर और भी छोटा होगा। तो L स्क्वायर यहाँ पर एडिशन पे है, तो उसको आपने किया क्या, नगण्य मान के हटा दिया। तो अब केवल बचा यहाँ पर R स्क्वायर घात 3/2 है, तो R स्क्वायर घात 3/2, 2 से 2 कैंसिल होगी, बचेगी R की पावर 3। तो E इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान R क्यूब। ये है आपकी निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कि जब कोई पॉइंट इलेक्ट्रिक डायपोल से निरक्ष पे रखा हो। पिछले वीडियो पे आपने बेटा अच्छी स्थिति की जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, इसको हम डैश यहाँ पे मान लेते हैं, वो कल आपकी निकली थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब। तो ये 2P अपान R क्यूब है, ये P अपान R क्यूब है। तो क्लियर हो रहा होगा आपको कि जो अक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। विकल्प का क्वेश्चन बनता है, या कभी कभी हो सकता है आपसे पूछ ले बड़ा सा क्वेश्चन सबसे लॉन्ग पे कि सिद्ध कीजिए कि इलेक्ट्रिक डायपोल पे या विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। तो कुल मिलाकर के आपको दोनों डेरिवेशन सॉल्व करने पड़ेंगे और उसके बाद जब आप फाइनल वैल्यू फाइंड आउट करोगे, तुलना कराओगे, तो इसको अलग से मानोगे, डिनोट करोगे। तो ई डैश यहाँ पे डिनोट कर दिया है, तो ई डैश इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³ निकलेगा। ये आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ निकलेगा। तुलना कराओगे तो ई डैश इक्वल टू 2e निकलेगा। तो ये आप कह सकते हो कि अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दोगुनी होती है। तो आगे टॉपिक पे चर्चा अगले सेशन पे की जाएगी।